अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक वीडियो मंजर आम पर आई है और इस वीडियो ने एक दफ़ा फिर सीना छलनी कर दिया है। इस वीडियो ने एक दफ़ा फिर रुला दिया और परेशान कर दिया, मायूस कर दिया है। सदाकत अब्बासी, जिन्हें ज़ाहिर है आपको मालूम है कहाँ पर थे और उसके बाद उन्हें टीवी चैनल पर ले जाया गया रात की तारीकी में, उनका इंटरव्यू हुआ, लेकिन ज़ाहिर है वो प्लॉट फेल हो गया था, वो जो प्रोजेक्ट था वो सारा नाकाम हो गया था। वो अभी घर पहुंचे अपने, तो जो ही सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं, आगे उनकी वालदा खड़ी है, बुजुर्ग खातून है, और वो धाड़े मारकर रोती हैं, धाड़े मारकर रोना शुरू हो जाते हैं। उनके बच्चे रोते हैं, सदाकत अब्बासी भी धाड़े मारकर रो रहे हैं अपनी वालदा के गले लगकर। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उस वालदा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इन लोगों ने कोई गलती नहीं की थी, सियासत की थी। ये लोग तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हुए थे, इन्होंने कोई गलती नहीं की थी। अगर तो इन्होंने कोई जुर्म किया है तो इस लाखों के पीछे होने चाहिए, लेकिन ये लोग गायब हो जाते हैं, उठाए जाते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर या फिर इंटरव्यू दिलवाकर इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जुर्म नहीं किया हुआ, इनका सिर्फ जुर्म यह है कि ये एक सियासी जमात के साथ वाबस्ता है। यानी ये बड़ी खौफनाक ऑप्टिक्स हैं और ये चीजें सारी जिंदगी पाकिस्तान का पीछा करेंगी, ये तारीख आपका ताक़ुब करेगी और इन चीजों को आप खत्म नहीं कर सकेंगे, इन चीजों को आप मिटा नहीं सकेंगे। उसकी जो सदाकत अब्बासी की जो बुजुर्ग खातून है, ये मरी से इनका ताल्लुक है और ये नौजवान एक पढ़ा लिखा एक नौजवान है जो कि पॉलिटिक्स करता है। तो उनकी जो वालदा है वो धाड़े मारकर रो रही है और ये जो इनकी वालदा के आंसू हैं, ये आंसू हम सब का पीछा करेंगे, ये हर पाकिस्तानी का पीछा करेंगे, ये हमारी तारीख का ताक़ुब करेंगे और हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन सारे आंसू को साफ करना, इन सारे आंसू को डिफेंड करना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिल डूब जाता है ये वीडियोस देखकर, खौफ आता है, डर लगता है कि ये हो क्या रहा है, ये कौन सी बदले की आग है, ये कौन सी इतना बड़ा टक्कर है कि जिसका कोई समझ नहीं आ रही कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो ऐसी वीडियोस हैं, लेकिन दूसरी तरफ वीडियोस का एक तसलसल शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप अंडरग्राउंड है, तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोग छुपे हुए हैं, नामालूम जगहों पर हैं, कोई पता नहीं उन्हें खाना मिलता है या नहीं मिलता, रोटी मिलती है या नहीं मिलती, किन घरों में है, पाकिस्तान के किस शहर में, किस कोने में, किस गली में, किस जंगल में बैठे हुए हैं। जिसकी भी वीडियो मंजर आम पर आती है, किसी के बाल बड़े हुए हैं, किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है, कोई किसी दीवार के साथ खड़ा है, कोई किसी दरवाजे के साथ खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, कोई अंदर खड़ा है, और वहां से उन्होंने वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वो सारे लोग वीडियो बना रहे तहरीक इंसाफ के, वो कुरान करीम के ऊपर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान ने किसी तशद्दुद के लिए नहीं उकसाया, हमें इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि किसी भी पाकिस्तान के हसास इदारे के ऊपर आपने हमला करना है, हमें कभी भी इमरान खान ने तशद्दुद के हवाले से कोई बात नहीं की। और साथ वो कुरान पर हाथ रखकर ये बताते हैं कि इसके बाद अगर हमारी कोई भी वीडियो आई तो मजबूरी की वजह से आई होगी, नहीं तो हम इसके अलावा कोई भी वीडियो बनाकर जारी नहीं करेंगे। ये तहरीक इंसाफ की पीटीआई की लीडरशिप है, ये पार्लियामेंटेरियंस है, ये साबिक वुज़रा हैं और वो आज कोई पता नहीं, कोई दरख्त के नीचे खड़ा है, कोई दरख्त के ऊपर खड़ा है, कोई किधर खड़ा है, कोई किसी दीवार के आगे, किसी दरवाजे के आगे। उनकी दाढ़ियां बड़ी हुई, उनके शेव बड़े हुए, उनकी बुरी हालत है, उनकी फैमिलीज पीछे रुल रही हैं, उनका कारोबार तबाह हो गया, उनके बिजनेस तबाह हो गए हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके घर में उनकी जो खवातीन है, उनकी जो बेगमात है, उनकी माएं बहनें हैं, वो चीख रही हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं और ये सारा सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इसके अंदर एक पैगाम भी है, यानी अजीब और गरीब पॉलिटिकल पार्टी है जो टकर गई है। यानी हैरत होती है कि तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो पॉलिटिकल क्लास है, तकरीबन कई महीनों से वो अंडरग्राउंड है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, छुपे हुए हैं और वीडियोस भी पता नहीं कहां से जाकर वो बेचारे अपलोड करवाते हैं या किस तरह से क्या उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है, जाहिर है ऑब्वियसली इसी तरह से वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये जो सारे छुपे हुए हैं, ये बगैर किसी कोऑर्डिनेशन के एक हिकमती अमली के तहत चल रहे हैं। यानी ये भी गैर मामूली है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, लेकिन एक हिकमती अमली नजर आती है। पहले फिरदौस मीम नकवी की वीडियो आती है, उसके बाद उमर अय्यूब की वीडियो आती है, अब अली अमीन गंडापुर की वीडियो आ गई है। तो एक वीडियोस का सिलसिला शुरू हो गया है और आने वाले कुछ घंटों में आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के तमाम लोग, तमाम रहनुमा जो अंडरग्राउंड है, उन सबकी वीडियोस आएंगी और वो सब वीडियोस जारी करेंगे कि जनाब इसके बाद कोई भी वीडियो हमारे हवाले से हमें मजबूर करके बनाई जाती है, हमें ब्लैकमेल करके बनाई जाती है, तो उससे हमारा ताल्लुक नहीं होगा। तो एक गैर कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेशन है और इस कोऑर्डिनेशन के अंदर यह भी एक चीज मौजूद है कि ये लोग अब ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं है। इन्हें पता है सबकी मजबूरियां होती हैं, सबके अंदर खामियां होती हैं। इंसान जब जिंदगी जीता है तो गलतियां करता है, कोताहियां करता है, उससे खामियां होती हैं, गलतियां होती हैं, ये सबके साथ होता है। लेकिन उन गलतियों को, गुस्ताखियों को सामने रखकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है और बाजू मरोड़ा जाता है। तो ये लोग ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं है, ये कहते हैं, समझते हैं कि इन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा, लिहाजा ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं सूरत हाल को और प्रीएम्प्ट करके एक ऐसी वीडियो जारी कर रहे हैं कि इसके बाद अगर ब्लैकमेल भी हो तो ना तो इमरान खान को इससे कोई मसला हो, ना तहरीक इंसाफ को इससे मसला हो, ना तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स को मसला हो। तो एक स्ट्रैटेजी है जो कि बगैर कम्युनिकेशन की, बगैर बैठक के, बगैर डिस्कशन के बन रही है और वो पूरे पाकिस्तान में चल रही है, जहां जहां पर तहरीक इंसाफ के जो शख्सियात हैं अब वो इस स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं। लगातार वो वीडियोस का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। अब उमर अय्यूब की जो वीडियो मंजर यहाँ पर आई है, उमर अय्यूब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जनाब इमरान खान का मैं सिपाही हूं, मैं आखिरी टाइम तक खान के साथ खड़ा रहूंगा और इमरान खान ने मुझे कभी नहीं उकसाया। फिर दोस्त मीम नकीम वो कहते हैं 27 साल हो गए तहरीक इंसाफ के साथ, वो कहते हैं पार्टी बनने से पहले से मैं इमरान खान के साथ था, लिहाजा
मुझे कभी खान ने तशद्दुद के हवाले से बातचीत नहीं की। अमीन गंडापुर भी यही बात कर रहे हैं, और इसके बाद और सिलसिला आएगा। सदाकत अब्बासी की वीडियो वायरल है, और अगेन दैट्स अ वेरी टेरिबल और बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो है। तो ये वीडियोस का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब दूसरी तरफ एक और खबर है, यानी तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रेटेजी देखें। तमाम तर लोग जो छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं, मंजर से गायब हैं, वो वहां से होकर भी एक यकजहती का, एक सॉलिडारिटी का पैगाम दे रहे हैं कि खान के पीछे हम खड़े हैं। अब नून लीग की स्ट्रेटेजी देखें कि नून लीग ने अचानक से उठकर लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एक मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी है, और उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर तमाम तर बीमारियां लिखी गई हैं जो किसी भी इंसान को लग सकती हैं। यानी हर वो बीमारी उन्होंने लिखी हुई है जो किसी भी इंसान को लग सकती है, और उन्होंने लिखा हुआ है कि ये तमाम तर बीमारियां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लगी हुई हैं, और इन तमाम तर बीमारियों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं। यानी दिमाग को ऑक्सीजन नहीं जाना, दिल को ऑक्सीजन नहीं जाना, ऑक्सीजन की कमी होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना, पट्ठों की तकलीफ होना, जोड़ों की तकलीफ होना, फलाना होना, ढिमकान होना, जो जो बीमारियां जिनके नाम आज तक आपने सुने हुए, जो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकती है दुनिया में, वो सारी बीमारियां उन्होंने लिखकर यहां पर पाकिस्तान की अदालत में भेज दी कि ये सारी बीमारियां मियां साहब को हैं, ये सारी बीमारियों से मियां साहब जूझ रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स तो इतना मेडिकली अनफिट है, वो यानी जिसे ऑक्सीजन नहीं जा रही, जो नींद पूरी नहीं कर पाता, जो सो नहीं सकता, जिसे दिल की तकलीफ है, दिमाग की तकलीफ है, हर जगह से तकलीफ है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के लिए वो कैसे फिट हो जाता है? वो दुनिया भर के लिए जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बनाने उसके लिए वो बंदा कैसे फिट है? वो कैसे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात लड़कर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है? यानी कोई ना कोई मेडिकल एग्जामिनेशन तो होना चाहिए ना। आपकी अगर उंगली भी कट जाए तो उसके बाद आपके दिमाग के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर असर पड़ता है। तो ये क्या ड्रामा है कि मियां साहब के हवाले से वो 35 बीमारियां लिखकर भेज रहे हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं मियां साहब आएंगे, इंतखाबात लड़ेंगे, पब्लिक रैली से बातचीत करेंगे, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल देंगे, और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत खत्म कर देंगे। यानी ये सब बात समझ से बाहर है। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने दरखास्त जमा करवा दी है जनाब, मेडिकल रिपोर्ट है, और ये मेडिकल रिपोर्ट यानी जब से मियां साहब फकीर देके गए थे, अदालतों से झूठ बोलकर गए थे, और 50 रुपए का वो स्टाम्प शिस्टाम वो सब कुछ शहबाज साहब ने किया था, बहरहाल मैनेज कर गए थे। तो ये तकरीबन आप ये कह दें कि एक साल बाद वो मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं। यानी वादा करके गए थे हर महीने मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएंगे, लेकिन उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं वहां पर पोलो खेलूंगा, मैं कॉफी शॉफी पीऊंगा, मैं आगे पीछे घूमूंगा, लिहाजा उन्होंने कोई चीज नहीं दी थी। तो अब बाकायदा से उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि इससे पहले हम नहीं आते थे, मियां साहब जो पाकिस्तान नहीं आए, ये डॉक्टर्स ने इजाजत नहीं दी थी, और फिर कोविड भी था, और मियां साहब का बीपी भी आई था, और मियां साहब को दिल की अभी भी तकलीफ है, तो लिहाजा डॉक्टर की इजाजत से मशरूत मियां साहब की पाकिस्तान के अंदर आमद होगी, और उसके बाद इनकलाब आएगा। यानी अजीब व गरीब है। मियां साहब मिडिल ईस्ट जाते हैं, मियां साहब दुनिया के हर मुल्क में जाते हैं, मियां साहब यूरोप के सैर करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान आने में मियां साहब को शुगर भी हाई हो जाती है, बीपी भी हाई हो जाता है। यानी ये अजीब व गरीब ढकोसला है जो पाकिस्तानी अवाम को बेचा जाता है, ये चूरन है जो बेचा जाता है, और बदकिस्मती से लोग इसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। तो ये भी गैर मामूली है कि इतना ज्यादा पाकिस्तान को किसी ने बेवकूफ एक ही तरीके से नहीं बनाया होगा पाकिस्तानी अवाम को, जितना मियां साहब ने बनाया है। यानी इसके ऊपर कम से कम मियां साहब की अप्रिसिएशन बनती है कि एक ही मेथड से, एक ही तरीके से पाकिस्तान के सिस्टम को और पाकिस्तानी अवाम को जितना चूना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लगाया है, इतना पाकिस्तान की तारीख में कोई बंदा चूना नहीं लगा सका, बल्कि दीवारों के ऊपर इतना चूना नहीं हुआ जितना मियां साहब लगा चुके हैं। और एक ही मेथड है, एक ही पैटर्न है, एक ही तरीकाकार है कि मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, मेडिकल रिपोर्ट, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, और दिस इज हाउ रैप अप करके चीजें वो आगे पीछे जी रहे हैं और आगे पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा जी पाकिस्तान आएंगे तो मियां साहब के अभी भी दिल के जो अर्जा है वो ठीक नहीं हुआ, और दिल की जो तकलीफ है वो जनाब पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, लिहाजा मियां साहब इसके बावजूद पाकिस्तान में आएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो वापस चले जाएंगे। और ये भी ग्राउंड बनाए गए हैं कि शायद आने वाले दिनों में आपको महसूस हो कि मियां साहब का दिल का अर्जा बढ़ गया है और पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी है। एक और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज की एक ऑब्जर्वेशन सामने आई है जो कि परवेज इलाही साहब के मामले में है, और जैसा भी ये कहते हैं कि हाई कोर्ट कैसे लिखकर दे सकती है कि किसी भी केस में किसी भी शख्स को गिरफ्तार ना किया जाए, या आप लाइसेंस टू किल दे रहे हैं, ये तो आप जुर्म करने का इख्तियार दे रहे हैं। तो मौजूद जस्टिस साहब बराए मेहरबानी ये बताएं कि अगर आप किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं कर सकते तो कम से कम ये भी तो बताएं कि फिर कौन से मुकदमे में गिरफ्तार करना है, कौन से में नहीं करना। यानी एक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है, जो ही जमानत होती है दूसरे में किया जाता है, फिर रात की तारीकी में एक और मुकदमा दर्ज हो जाता है। एक एक बंदे को अगर 14-14, 15-15 दफा गिरफ्तार किया जाएगा जमानत के बाद, तो उसके बाद फिर क्या ऑप्शन बचता है? तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान के फाजिल जजेस को अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉ की, कानून की पोजीशन क्या है, और किस तरह से इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं। ख्याल रखिएगा अपना, बहरहाल खबरों को फॉलो करेंगे। अल्लाह हाफिज।